तो अपनी जगह ऐसी बनाई है, जो ठाकरे नहीं है वो शिवसेना छोड़ देता है फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ठाकरे नहीं है वो भी ठाकरे बन जाता है, क्योंकि शिवसेना में एक परिवार है। हर किसी में बाला साहब ठाकरे और हर कोई शिवसेना में एक ठाकरे है, ये मैं कहना चाहता हूँ, पहली तो चीज़। और दूसरी चीज़, मैंने जब मेरा पॉलिटिकल करियर चालू किया, 18 साल का था, टीचर स्ट्राइक चल रहा था, वो सॉल्व करते 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 4 साल में युवा सेना जो बढ़ गई है, वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। तो ये क्या मेरा सिर्फ मेरा नाम नहीं है, जो मेरे कार्यकर्ता है, जो मेरे कलीग्स है, युवा सैनिक, जो वो काम करे, उसका ये करिश्मा और मैजिक है। मेरा कुछ नहीं है इसमें। अगर मुझे बाजू में कहना चाहे, कोई कहे तो मैं बाजू में हो जाऊंगा, लेकिन कोई मेरे जैसे काम करे, मैं खुश। आपको कौन कहेगा बाजू में कहने को? जो भी लोग आपकी पार्टी में आए, जो अगर मैं ठीक काम ना करूं, ले सकते थे किसी की, वो सारे के सारे बाजू हो गए। अब कोई ना कोई तो जो काम नहीं कर रहा है वो बाजू हो रहा है, जो काम कर रहा है वो आगे आ रहा है। आदित्य ज्यादा बोलते हैं, मैंने देखा है, बाकियों को मौका ही ना मिले तो अमित देशमुख आपके पास आते हैं। तो आपकी पार्टी में तो इतनी लंबी फहरिस्त है, गांधी से लेके सिंधिया तक, पायलट तक, देशमुख तक, कि अगर आपको किसी तरीके से जीत के आना है तो आपके पिताजी होने चाहिए पॉलिटिक्स में, वरना तो कांग्रेस में कोई चांस नहीं है। नहीं, ऐसा होता है कि राजनीतिक परिवारों से जो लोग आते हैं वो बचपन से ही राजनीति अपने घर में देखते हैं, और अपने पिता का, अपने परिवार का उन पर असर भी बहुत ज़्यादा होता है। और जब राजनीति की रुचि किसी पारिवारिक सदस्य को अगर होती है और अगर वो खुद को आजमाना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव क्षेत्र में जब वो अपना आजमाइश करता है तो लोगों के सामने जाता है, लोगों के वोट लेता है। आजमाइश करने का मौका भी तो उसको मिलता है। आप ही की सीट पे इतने होंगे और हमारी जिनकी राजनीति में खूब रुचि होगी, लेकिन आपको मौका मिला, उन्हें तो नहीं मिला। हमारी पार्टी में ये भी देखा जाता है कि जैसे किसी भी चुनाव क्षेत्र में अगर किसी को चुनाव में अगर आजमाइश करनी है, तो अगर वो चुन कर आ सकता है कि नहीं, वो लोगों में आता जाता है कि नहीं, वो लोगों के बीच रह के काम करता है कि नहीं, कौन तय कर रहा है? आपके पिताजी के दोस्त सब तय कर रहे हैं सीटों का। कौन तय कर रहा है कि किसको टिकट देनी है, नहीं देनी है? वो तो वो लोग हैं जिन्होंने आपके पिताजी के साथ काम किया, वो तो आप ही को पसंद करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये देखा जाता है कि वो जीतेगा कि नहीं। आप जब तक जीते नहीं, जब तक आपको टिकट मिली नहीं, किसी को क्या पता कि आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे? नहीं, ऐसा है कि अगर बहुत से कार्यकर्ता काम करते हैं और किसी राजनीतिक परिवार से अगर कोई जुड़ा है, तो उसका वो एक माइनस पॉइंट कह के तो नहीं देखा जा सकता। अगर उसे रुचि है, अगर वो आजमाना चाहते हैं और अगर पार्टी उसे मौका देती है, तो लोग उसको चुनकर देते हैं, तो इसका मतलब लोगों को भी वो पसंद है। अगर नहीं चुनकर देता, मौका कहाँ दिया आपने? अगर खड़ा होता कोई और आपकी पार्टी की टिकट में, तब पता चलता ना कि किसी और को चुना जाएगा कि नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में 288 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। 288, हाँ, 288। तो इसमें हर किसी सीट पर किसी का बेटा या किसी का पोता तो नहीं खड़ा होता राजनीतिक। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हाल जब हम खड़े हुए थे, दिखा रहे हैं कि करीब 50% सीटें ऐसी हैं। हम जब खड़े हुए थे, मैंने जब चुनाव लड़ा था 2009 में, तब 10-15 288 में से 10-15 लोग थे सिर्फ जो राजनीतिक परिवार से जुड़े थे। पुनः उसका परसेंटेज बहुत कम है। अगर आप अपने पिता की बेटी नहीं होती, आपको लगता है ये मौका आपको मिलता, या आपको लगता है? नहीं मिलता। मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि मैं महाजनों के एक रूप से, और हम सब मानते हैं कि इसमें कोई हम मान नहीं रहे हैं या शर्म से छुप रहे हैं या ज़्यादा बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, कौन ज़्यादा बोल रहा है, कम बोल रहा है, इसकी बात नहीं होती। बात ये होती है कि हम लोगों की आकलन बुद्धि पे भी छोड़ देते हैं। मैं भी पार्टी में आई हूँ, मैं अपने उदाहरण के रूप से शुरुआत करती हूँ। मैं चुनाव क्षेत्र में भी लड़ी हूँ। वो चुनाव क्षेत्र न मेरे पिताजी का था, न मेरे पिताजी जाने के बाद मैं कोई उनकी तरह राष्ट्रीय महामंत्री बनी या उनकी राज्यसभा की सीट ली। मैंने भी महाराष्ट्र के रूप से काम किया, असम गई, तमिलनाडु गई। एक प्रकार से गत 8 सालों से हमने मेहनत की है, और ऐसा चुनाव क्षेत्र मैंने हार भी देखी है और जीत भी इस बार देखी है। तो हर किसी का उदाहरण अलग होता है, हर किसी की रणनीति अलग होती है। मैं अपने पार्टी के रूप से कहूँ तो हम बिल्कुल इस पर विश्वास नहीं रखते। इन्होंने भी अपने रूप से कहा, और जिस प्रकार से हर कोई मेहनत करता है, क्योंकि मैं आदित्य के साथ काम कर चुकी हूँ, हम साथ में हैं, और मैं देखती हूँ लोगों में उत्साह है काम करने के लिए। वो जानना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। जब उस रूप से लोगों की आकलन बुद्धि पे हम छोड़कर लोग आपको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें ये कहीं द्वंद्व नहीं होना चाहिए। नहीं, एक चीज हम एक्सेप्ट करते हैं, चलो आज की स्थिति अभी जो है वो है, हम ऐसे है। लेकिन मुझे लगता है आज का जो सेशन है महाराष्ट्र के इलेक्शंस के लिए आ रहे हैं,
बिल्कुल। तो आज क्यों नहीं ये खोजे कि हमारी आइडियाज क्या है, सोच क्या है। नहीं, क्योंकि अगर मेरा आप मेरा उस एक पे जाएं- बुनियादी सवाल है पूनम, वो ये कि अमेरिका, आपने कहा कि लोग हमें पसंद करते हैं, पर क्योंकि आप ही हो हमें ना, नहीं, और हर कोई है ही किसी नहीं। को। मेरी बात तो सुनिए, अमेरिका में बराक ओबामा आए, उससे पहले बिल क्लिंटन आए, ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर आए, इनमें से कोई भी राजनीतिक परिवार से नहीं आता था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे पसंद किया क्योंकि उसे अपना आइडिया देने का मौका मिला लोगों के सामने। लेकिन देश में मोदी आए, एक चाय वाला आया और देश के प्रधानमंत्री बने। मैं तो एक सांसद बनी हूँ और हम अपने रूप से काम करते हैं, लोगों ने हमें वोट दिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं कहीं और पहुंच रही हूँ। हाँ, ये सवाल आप कांग्रेस को पूछ सकते हैं, सही कह रही हैं। लेकिन ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे पूछ सकते हैं? तो इसका जवाब मैं इतना ही दूंगी, ओबामा आए, बहुत अच्छी बात है, टोनी ब्लेयर आए, बहुत अच्छी बात है, और नरेंद्र मोदी आए, एक चाय वाला से लेकर कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो पर किसी ये का बात- बेटा और भाई नहीं है। क्या सही है कि बीजेपी में परिवारवाद थोड़ा कम है कांग्रेस की तुलना में? कांग्रेस में तो सरनेम के ही आधार पे एंट्री होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में भी बहुत हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं, कार्यकर्ता है, कांग्रेस- लेकिन नेता एक ही है। नेता भी हैं, कौन है? नेता भी हैं। राहुल गांधी अगर हट जाएं तो कौन हो सकता है नेता? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, सचिन पायलट पर वो है। कभी राहुल की जगह नहीं ले सकते। नहीं, वो तो ले सकते हैं क्या? सोच आगे लीजिए। आगे आगे चल के नहीं, क्या ले सकते हैं क्या? ज्योतिर क्या कभी राहुल की जगह ले सकता है? अब तो वो हमारे राहुल गांधी हमारे उपाध्यक्ष हैं, हमारे नेता क्योंकि उन्हें हैं। मौका मिला, हर किसी को मौका मिला है, क्योंकि वो और गांधी फैमिली से आते राहुल थे। राहुल पूनम ने गांधी- आपको उलझा दिया राहुल- बड़े सियाने से। राहुल गांधी मैंने कुछ जी का नहीं भी किया, हम सारे चुनाव, मित्र हैं। राहुल गांधी जी का भी चुनाव जो हुआ है पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेटिक क्योंकि खड़ा ही नहीं हुआ उनके सिस्टम खिलाफ। से। आप कभी खड़े होंगे उनके खिलाफ? किनके खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ? मैं उनको मानता हूं मेरा नेता, तो खड़े नहीं, उनके पर खिलाफ ऐसे खड़े कोई होने की मतलब कोई भगवान तो है नहीं ना। हर ऐसी नेता बात के नहीं। खिलाफ एक कैंडिडेट हमारी खड़ा होना चाहिए। हमारी पार्टी के नेता के तौर पे हमने उनको चुना है और हमने ये चुनाव कर लिया है। नहीं, पर तो चुनाव उसमें हुए दो राय बगैर होने चुनाव की- कैसे हो गया? कोई खड़ा हो तब पता चले ना कि वो जीते कि हारे। सारी कोई खड़ा ही नहीं हुआ उनके खिलाफ तो। सारी पार्टी उनको चाहती है कि वो हमारे नेता हैं। लेकिन फिर से मैं वही ये कहती तो बड़ा हूँ कि blind हम faith सा चर्चा हो। कहीं और ले जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कोई कांग्रेस का है, कोई शिवसेना, कोई भाजपा का है। चर्चा ये है कि सभी इस में बार परिवार से आओ तो थोड़ा हेड स्टार्ट। सर हेड स्टार्ट 8 साल में मुझे तो नहीं लगा। आप हर किसी की मेहनत चल रही है, हेड स्टार्ट तो होती नहीं है। आप हर वक्त अनुभव के रूप से आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जनता के रूप से जब इनके नेता के बारे में आप इतनी चर्चा करें तो जनता ने दिखा दिया कौन नेता है कौन नहीं है। तो मुझे लगता है जब हम आप लोगों की आकलन बुद्धि पे, फिर से मैं कहती हूँ मेरी बुद्धि नहीं लगा रही हूँ इसमें, आप उन पे जब चुनाव देते हैं तो वो चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके हम इस लोकतंत्र को कहीं ना कहीं प्रणाम करें और उसको रिस्पेक्ट करें, ये अपेक्षा करती हूँ। महाराष्ट्र में चुनाव जल्द होने वाले हैं। अगर हम युवाओं की बात करें तो महाराष्ट्र के युवा आपकी पार्टी को हमें दोबारा क्यों चुने? इतना आपने पिछले 15 साल में और खासतौर से 5 साल में, जैसे केंद्र में मुझे घोटाले याद आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स का, कोलगेट का, 2G का, वैसे यहीं पे इरिगेशन स्कैम है, आदर्श स्कैम है, मतलब जितने घोटाले वहां पे उससे बड़ी या उतनी ही फहरिस्त यहाँ पर है घोटालों की। क्यों चुने जाए आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में 15 सालों में जो काम हुआ है उस काम के बूते पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र भारत में सबसे आगे है, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र सबसे आगे है। आप इंडस्ट्री लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, एजुकेशन लीजिए, FDI लीजिए, अपॉर्चुनिटी लीजिए, ग्रोथ लीजिए, हर सेक्टर में महाराष्ट्र आज आगे है। और वो कांग्रेस पार्टी का एक ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है महाराष्ट्र में। आज महाराष्ट्र में 60 सालों में 5 साल अगर बीच में छोड़े जाएं तो लगभग महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने जो काम कई दशकों तक किया एनसीपी को है। भूल गया। मैं कांग्रेस पार्टी का हूं तो कांग्रेस पार्टी की बात मिल के करूंगा। चला रहे हैं ना आप सरकार। वो हमारे साथी हैं और मेरे ख्याल से एनसीपी के भी लोग यहाँ आए थे तो वो अपनी बात यहाँ पर कर चुके हैं। नहीं तो अगर सभी कुछ में कांग्रेस नंबर 1 है तो पूनम आपकी पार्टी को क्विक वोट दे। जनता सोचेगी हर ही चीज में कांग्रेस ने नंबर 1 बना दिया महाराष्ट्र को, तो फिर कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है। नहीं, इन्होंने नंबर 1 बनाया है। मैं उनकी भी विचारधारा को वहीं रख के मैं फिर से कहती हूँ, और मैं हर वक्त ये क्यों दोहराती हूँ
क्योंकि कोई भी रणनीति बनाते हैं, पॉलिटिशियंस मेक पॉलिसीज एंड पॉलिसीज आर फॉर पीपल, फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, फ्यूचर ऑफ द स्टेट। और लोगों के लिए समझो वो योजनाएं पहुंच नहीं पा रहे गत 15 सालों से। जो आक्रोश हमने लोकसभा के चुनाव में देखा और महाराष्ट्र में तो बहुत जोरों से देखा, तो इसका मतलब ही आने वाले कुछ महीनों के चुनाव में हम अपेक्षा कर ही रहे हैं कि लोगों को बदलाव चाहिए, और ये बदलाव जरूर आएगा। मैं इतना भी कहना चाहती हूँ, जब आपने कहा कि इरिगेशन स्कैम है, ये स्कैम है, वो स्कैम है, लोग उसके, मैं कहती हूँ कि स्कैमों का एक आदर्श घोटाला पूरा बनाया गया है और लोग भी जानते हैं, आज बच्चा बच्चा जानता है कि हर किसी के स्कैम के नाम हर बच्चे को जानते हैं। मैं लेकिन इतना ही कहना चाहती हूँ, इस देश में, महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे, युवाओं की इच्छाएं क्या है, युवाओं के एस्पिरेशंस क्या है। हमारी किमान आयु देश की 27 होगी और महाराष्ट्र की 25 है, तो हम उस रूप से किस प्रकार से युवाओं के लिए क्या विचार करें। तो बताइए, उसी पे चर्चा हो, क्या करेंगे यही आप? विषय था, मैंने सोचा। देश जो महाराष्ट्र के युवा हैं वो आपको वोट क्यों डालें? पुनः आपसे शुरू करें। इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय रूप से ये चुनाव हुआ, जिस मुद्दों पे हम लड़े, जिस रूप से मेड इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, आने वाली जो युवा है, देश युवा होता जा रहा है, हम हर वक्त कहते हैं और ये ज़रूरत है। हम पूरे विश्व में, भारत युवा होगा 2025 में, उसकी किमान आयु 25 ही रहेगी। जब ये युवा कुछ करना चाहता है तो उसका ज्वालामुखी का विस्फोट ना होते हुए कहीं ना कहीं उसको चैनलाइज करना, क्योंकि हर इस युवा का भविष्य इस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब वो युवा अपना भविष्य बनाएगा तो ही देश का भविष्य बनेगा। और जिस रूप से राष्ट्रीय रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं लाई, जिस मैनिफेस्टो में एनडीए चुनाव लड़ा और जिस मैनिफेस्टो के रूप से हम काम करें, चलो 3 महीने हुए लेकिन आने वाले समय में भी करना चाहते हैं, तो उन्हीं युवाओं पे, युवाओं को स्किल डेवलप कराना, उनके रूप से उनके युवाओं को चैनलाइज करना, उनको काम देना, उनको आगे बढ़ाना, यही देश के भवितव्य के रूप से हमें काम करना है। हर किसी आदित्य, बात में। आपकी पार्टी क्या ऑफर करती है देश के, महाराष्ट्र के युवाओं को? मैं तो कहूँगा, मैं पहले सवाल आपसे करना चाहता हूँ, सब रूम में है जो, क्या किसी को यहाँ महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट अफेयर्स मिनिस्टर पता है? किसको पता है, बताइए। आपको 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 पता है हमें? पद्माकर बर्वी। ओके, चलो, कभी कभी सीएम को भी नहीं पता होता, क्योंकि उस आदमी ने कभी यूथ के लिए या स्पोर्ट्स के लिए कभी कोई स्पीच दिया नहीं है, ना कोई बिल रखा है, ना कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी पे, यूथ पॉलिसी पे कोई भाषण किया। तो अगर आपकी सरकार चुनी जाए, आप बनेंगे यूथ मिनिस्टर? मैं तो 24 ईयर्स हूँ, मैं तो अभी इलेक्शन नहीं। भी नहीं लड़ सकता। अगर आप मुझे सर्टिफिकेट दे तो मैं लड़ सकूंगा। नहीं, हम फ्रॉड सर्टिफिकेट नहीं देते हैं आज तक। बिल्कुल, मैं भी फ्रॉड नहीं करता, स्कैम नहीं करता, लेकिन काफी चीजें हैं जो मैं खुद समझता हूँ महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, पूना के लिए, पूरे यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले सिंपल सी चीज से चालू करता हूँ, नाइट लाइफ मुंबई की। मैंने लास्ट ईयर ही प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कि मुंबई को क्यों ना हम नाइट लाइफ वापस एक बार चालू करें। अभी तो कर्फ्यू है, 11 बजे 12 बजे सब रेस्टोरेंट्स बंद हो जाती है। अगर कुछ कहीं खाना है, किसी ईटरी में जाना है, तो आपको 5 स्टार होटल में आना पड़ता है, लेकिन मॉल्स, थिएटर्स, शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, ये क्यों ना रात को भी खुले हो 6 बजे तक। वही तो यूथ का चिलिंग टाइम है। काम करने के बाद आप कहाँ जाओगे मुंबई में? आपके पिताजी से बात हुई आप? बिल्कुल, पार्टी ने एंडोर्स किया है, बीएमसी ने एंडोर्स किया है। आपकी मम्मी यहाँ बैठी है। मैम, आपको ठीक लगता है ये प्रपोजल? कि एक माइक दीजिए प्लीज, माइक दीजिए, माइक लेके आइए। अभी ये नहीं, यूथ नहीं, डिबेट रहने दीजिए। मैनिफेस्टो बन जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, अभी मैनिफेस्टो बन जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक लेके आइए प्लीज जल्दी से। मैम बताइए कि ये 6 नहीं जान लेते हैं, 6 बजे तक वो कह रहे हैं कि मुंबई के सारे रेस्टोरेंट्स खुले रहें। देखिए वो मना कर रही है, उनकी रजामंदी नहीं है, उनकी रजामंदी नहीं है। नहीं, रजामंदी बिल्कुल है। पहले घर पे तो मैनिफेस्टो बना लीजिए। बीएमसी में पास हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास लटका हुआ है 1.5 साल से। दूसरी चीज, एजुकेशन। मैं खुद कॉलेज में जाता हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर बाकी है। आपने बोला पिताजी से बात हुई कि नहीं? बिल्कुल, बीएमसी ने तो पास पिताजी किया ऑन बोर्ड है इस पे? 100% है। दूसरी चीज, अगर आप एजुकेशन देखें तो कुछ बड़ी चीजें बात करने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी चीजें जो है आप बदल सकते हैं। पहले जो है, हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इसमें हम अटके हुए। क्यों ना ये तोड़ के फिल्म स्टडीज विद पॉलिटिक्स, हिस्ट्री विद बायोलॉजी, कुछ ऐसे करें। क्योंकि युवा जो है, ये सिर्फ कोई एज ग्रुप नहीं है, एक सोच है और जनरेशन है, एक वक्त भी है। युवा जो कल के लिए आज करे वो युवा है, मुझे लगता है। तो जो भी सिटी का भी प्लानिंग हो, जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स अफेयर्स है, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर जो है, क्यों ना उसे कैबिनेट रैंक दिया जाए। क्योंकि हर एक जो चीज़ है, आज अगर आप अर्बन डेवलपमेंट देखो, एनर्जी देखो, कुछ भी, कोई भी कैबिनेट का पोर्टफोलियो देखो, उसमें युवा तो जुड़ जाता है एम्प्लॉयमेंट की वजह से या सस्टेनेबल फ्यूचर की वजह से। तो क्यों ना ये विचार उसमें आए। नहीं, पर मुझे ये मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जो सुबह उद्धव जी ने आपको टैब दिखाया, ई टैब, जो टेक्स्ट बुक्स है वो पूरा का पूरा सिलेबस रिफॉर्म करके, अपडेट करके, मॉडर्नाइज करके मिनी SD कार्ड में मूवी के दौर पे आ जाए,
तो मुझे लगता है और काफ़ी एंटरटेनिंग बन जाएगा। एंटरटेनिंग और मार्क्स भी आगे जाएंगे, क्योंकि बीएमसी में हमने ये किया है, वर्चुअल क्लासरूम, 2 वे इंटरेक्शन वाया सैटेलाइट। तो ये हमें पूरे महाराष्ट्र में करना है। जो MKCL की आज पॉलिसी है कि आप 150 कॉलेजेस चूज कीजिए ऑनलाइन, और फिर उसमें से आपको 5 कॉलेजेस मिलते हैं। आप विरार में रहते तो कोलाबा कॉलेज मिलता है, कोलाबा में रहते तो पालघर में कॉलेज मिलता है। क्यों ना ये ऑफलाइन जाके वापस एक सेंसिबल सिस्टम लाए? ये जो चीज़ें हैं, क्लीन कैंटीन, क्लीन बाथरूम, ये क्यों ना होता है? अगर आपको आज देखें तो स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो हर एक टीम है हमारे राज्य की, वो पीछे जा रही है। मुझे खुद इंटरवीन करना पड़ा हॉकी के आंदोलन में। उस आंदोलन से आज युवराज वाल्मीकि देश के लिए खेल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? अगर कुछ कमियां हैं तो कहाँ है वो? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की कितनी टीम आगे जा रही है, उनके स्पोर्ट्स फील्ड में क्या है, ये आप जानिए। मैं जानना आपसे ये चाहूंगा कि शिवसेना जानी जाती थी तोड़फोड़ की पार्टी के तौर पे, कि मतलब कुछ चीज होगा उसका विरोध करेंगे, तोड़फोड़ होगी, अग्रेशन होगा। अब आप चर्चा कर रहे हैं पार्टी की, नाइट लाइफ की, देर रात तक जगने की, मतलब बहुत ही एक प्रोग्रेसिव विचार। पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी या नाइट लाइफ पार्टी? मैं तो नाइट लाइफ की बात है, जो 6 बजे तक पार्टी चल रही है, देखो, बात कर। मैंने तो ये क्या सोच बदल रही है शिवसेना की? मैंने कहीं पे भी बार, डिस्को ये नहीं बोला। मैंने कहा ईटरीज, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, थिएटर्स, गार्डन्स हो, जैसे रेसकोर्स का हमने प्लान किया है, ईस्ट कोस्ट है मुंबई का, क्यों ना ये खोले पहले। ये साधारण जो चीज है, कहेगी कि 6 बजे तक खोलना बड़ा डेंजरस है। अभी तो चालू है। अगर आप देखें तो नुक्के में चालू है। तो रादर देन डेंजरस प्लेसेस में हो, क्यों ना मरीन ड्राइव पे हो, काला घोड़ा, अगर आप वो एरिया देखे, उसको वाइब्रेंट बना दो, म्यूजिक लाओ वहाँ, लाइव म्यूजिक शायद लाओ। अग्री नहीं करें। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप सिर्फ युवाओं के लिए नहीं होता। मुंबई 24 घंटे चलती है, हमारी आर्थिक राजधानी है। यहाँ पे नाइट शिफ्ट भी होती है, सुबह की शिफ्ट भी होती है। तो खाने पीने की ईटरी के लिए तो मैं भी खुद समर्थन देती हूँ। लेकिन ये कह रही हूँ, मैं अग्री नहीं कर रही हूँ, उल्टा मैं अग्री बिल्कुल पूरी तरह से कह रही हूँ कि इस प्रकार से मुंबई जिस प्रकार से चलती है, उस प्रकार से मुंबई को एक समर्थन देना। तो आपने क्यों कर्फ्यू लगा दिया मुंबई में? ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, आप ही को पहले कर देना चाहिए था। 15 साल मौका था आपके पास। नहीं, ऐसी बात हमने है, 1 और साल भी दिया था, पूरा प्रपोजल भेजा था। नहीं, ऐसी बात है कि यहाँ पर मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, फाइनेंशियल हब है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये सब बातें सही हैं। लेकिन ऐसी अगर छूट दी जाए तो क्राइम बढ़ने की भी एक नौबत आ सकती है। और मुंबई एक सॉफ्ट टारगेट है, आप जानते हैं, हर बार कुछ ना कुछ घटनाएं मुंबई में हुई हैं बहुत सालों से। और इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर हमें बताइए आदित्य, क्राइम का क्या All करना? about 9/11 के बाद न्यूयॉर्क बंद हुआ, लंदन आज बंद है। ये तो हाई लेवल टारगेट्स है, अलकायदा की लिस्ट पे है। मुझे लगता है मुंबई से भी आगे टारगेट लिस्ट पे है। मुंबई को सिर्फ मुंबई ये रहने चीज़ है देना कि खुद चाहिए। में कॉन्फिडेंस होना चाहिए मुंबई कि मेरा को, शहर। ये किसने लंदन कहा कि और मुंबई में न्यूयॉर्क, 11 बजे कर्फ्यू लगना चाहिए? गलती नहीं, इनकी ऐसी नहीं बात है कि ऐसी बात है, मुंबई 11 बजे कर्फ्यू लगना ना लगना, अपने भारत में बहुत से शहर हैं, बैंगलोर है, कोलकाता है, दिल्ली इंदौर में है, शराफत यहाँ पर क्या है? नहीं, यहाँ पर भी दिल्ली में 11, सुबह तक खुली हैदराबाद गलती इनकी 11, नहीं है, 12, गृह 1 मंत्रालय एनसीपी के पास है। इसके नहीं, ऐसी बात है। और मंत्री ऐसे कहते हैं, आजकल परसों ही उन्होंने कहा कि मैं घर घर में एक पुलिस भी दे दूं तो भी मैं रेप नहीं रुका सकता। ऐसे बहुत बड़े मंत्री ने कहा है, एनसीपी के गृह मंत्री ने। तो ये स्थिति है, तो इंटेलिजेंस तो छोड़ दीजिए, हम किसी को महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। कमाल के मंत्री हैं आपके। मेरी बात नहीं कर रहे वो। नहीं, मैं अभी जानता देखिए। हूँ, पर आप ही की मिल के वो उनका निजी मत हो सकता है। आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके एलाइज हैं। उनका निजी मत हो सकता है, लेकिन मुंबई का विकास करते समय हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि मुंबई इज वेरी सेंसिटिव, सॉफ्ट टारगेट हो सकती है मुंबई। अरे इसीलिए तो आपको चुना जाता है कि आप राहुल, I will assure you, under Sena BJP government, Mumbai will be safe. नहीं, Once इसमें again, as it मुझे was ऐसे between लगता है 95 to 99. मुझे ऐसे लगता है कि हम क्या सोचते हैं इसके बजाय लोगों को क्या चाहिए, इस पर भी गौर करना चाहिए। अगर पब्लिक ओपिनियन ऐसा होता है कि मुंबई को 4 बजे तक या 6 बजे तक खुला रखना चाहिए, तो हम सारी पार्टियां सोच सकती हैं। नहीं, अभी आपने इतने कॉन्फिडेंटली कहा कि शिवसेना बीजेपी की जब सरकार बनेगी, पहले ये अलायंस है कि नहीं, वही तो पता चल जाए कि सीट शेयरिंग पे तो आपकी ये दाल तो चल हमारे नहीं बीच रही। की बात है, ये क्यों बाहर लाए? नहीं, पर लड़ाई चल रही। अमित शाह अपने मसल दिखा रहे हैं एकदम उद्धव ठाकरे को। देखो, इनके तो एक पार्टनर को आपने बुलाया भी नहीं, तो आपने क्या अनाउंस कर दिया कि अलायंस टूट गई? उन पे मत जाइए ना, पहले तो अपना बताइए। नहीं, उन पे हम तो अलग हमारी आएंगे। बीच की बात है, वो हम बीच में रखेंगे। वो वैसे ही 2 versus 1 फंसे हुए हैं बेचारे, सोच रहे मैं कहाँ आके फंस गया, ये दोनों मेरे खिलाफ रैपिड फायर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब मित्र हैं। देखो, हमने ये तय किया है कि गवर्नमेंट बनेगी, किसी ना किसी तो बननी है, लेकिन
जिस किसी की बनेगी, सब ने एक साथ आकर युवाओं का जो विचार है उसे आगे लेके जाना है, ये सोचना काफी जरूरी है। तो ये बताइए कौन होगा मुख्यमंत्री, मतलब शिवसेना से आएगा कि बीजेपी से आएगा? ये यूथ इशू कहाँ है? नहीं, यूथ इशू का, अरे यूथ जानना चाहेगा कि हम किसको वोट दे रहे हैं, क्या हम उद्धव ठाकरे को वोट दे रहे हैं या युवाओं के विचारों को आगे ले जाने वाला ही मुख्यमंत्री होगा और वो महायुति का ही होगा, ये बहुत जरूरी है। नहीं, पर कौन होगा? आज सुबह शायद आप बैठे थे यहाँ मेरे साथ, तो आपने सुना तो होगा। आपके पिता ने बोला उनको अपना आईना, अपने आईने में शक्ल दिख रही है। मैंने देवेंद्र फडणवीस से खास मुलाकात की पीछे, तो उन्होंने पूरा समझा दिया कि वो तजुर्बा, उन्होंने मोदी का एग्जाम्पल दिया कि मोदी भी सीएम बनने से पहले उनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन बड़े बड़े शानदार सीएम बने, बहुत शानदार पीएम बन गए। उन्होंने मतलब क्लियर कर दिया कि अगर उन्हें मौका मिले वो भी तैयार हैं। तो मतलब सब यहाँ पे अभी चुनाव हुआ नहीं, देखो महायुति है नहीं, महायुति में सब तैयारी करके बैठे, महायुति में कोई भी सपने लेके नहीं चल रहा है कि मुझे सीएम बनना है, मुझे सीएम बनना है। महायुति का अभी यही है कि जो महाराष्ट्र में पिछले 15 सालों में मिस गवर्नेंस हो गया है, मिस रूल हो गया है, करप्शन हो गया है, उसे हटा के अच्छी सरकार लानी है, जनपद की नहीं जनमत की सरकार लानी है, वो सोचा है। नहीं तो कौन बेहतर सीएम होगा, नहीं, उद्धव ठाकरे या फिर देवेंद्र फडणवीस या नितिन गडकरी? जो हमारी पार्टी की लाइन है हमने आगे रखी है, इनकी पार्टी की लाइन इन्होंने आगे रखी है। उसके बाद क्या होगा? अभी हमारा कुछ जैसे क्या कि मतलब चलो पहले हम लोग ले लेते हैं चुनाव, हम काफी जूनियर्स हैं, जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो डिसाइड कर लेंगे, हम उन पे छोड़ देते हैं। गठबंधन पे एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ये बात सब ठीक है, आप हमारे हाथ में ग्लव्स डाल नहीं पाए क्योंकि हम बिल्कुल हाथ जोड़ के हाथ साथ में लेके सही रहते हैं साथ में। लेकिन बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये गठबंधन 1984 से है, ये वैचारिक गठबंधन है। चलो हमारा तो पारिवारिक है, वो बात अलग होती है, लेकिन एक वैचारिक गठबंधन है। ये कोई हमने किसी विचारधारा को तोड़ के फिर अपने रूप से बिजनेस डील नहीं की थी। ये गठबंधन बहुत सालों से, और ये गठबंधन ऐसे टूटने वाला नहीं क्योंकि विचारों से, प्रोग्रेसिव थिंकिंग से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सब अटकलें चलती रहती है, लेकिन अंत में सब बहुत ही अच्छा होगा, गठबंधन अच्छा होगा, और गठबंधन के साथ महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की विचारधारा, प्रोग्रेसिव थिंकिंग को ही ले जाएगा। देखिए, बीजेपी और शिवसेना में ये झमेला है कि सीएम किस पार्टी से आएगा। ये तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा कि कांग्रेस और एनसीपी का कोई चांस है सीएम पे आने का। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब अभी कहा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड महाराष्ट्र को पता है, और आज भी आपको मालूम है अगर हम लोकसभा के जो लीड्स थे उनको असेंबली ट्रेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो कांग्रेस और एनसीपी मिलके 40 सीटें हैं। लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, और आप देखेंगे आने वाले 40 दिनों में जब चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, तो लोकसभा में जैसे वोट पड़े वैसे ही विधानसभा में वोट पड़ेंगे, ऐसा कहा नहीं जा सकता। उससे बेहतर पड़ेंगे, वो तो आप देखेंगे। तो आपके अलायंस में कौन नेता है? पृथ्वीराज चव्हाण नेता है हमारे या मुख्यमंत्री फिर अजीत पवार नेता है? हमारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हमारे नेता हैं। अजीत पवार सोचते हैं वो नेता है, वो कहते हैं वो बन सकते हैं सीएम। अब वो उनकी निजी बात है, वो अपनी पार्टी की ओर से कोशिश करेंगे, हम हमारी पार्टी की ओर से कोशिश करेंगे। जैसे गठबंधन में जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक चुन के आएंगे उस गठबंधन का नेता सरकार का नेतृत्व करेगा। ये तो फॉर्मूला तय ही है। पार्टियों की बात करते हैं तो बीजेपी में मिसाल है नरेंद्र मोदी, वडनगर में प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते थे, देश के पीएम बने। युवाओं को लगता है कि देखिए, अगर कोई पार्टी मौका देती है ऐसे लोगों को जो राजनीतिक परिवारों से नहीं आते, तो राष्ट्रीय पार्टियों में सिर्फ बीजेपी है। आपकी पार्टी में तो नो एंट्री का डोर लगा है, कोई चाय वाला बन सकता है पीएम आपकी पार्टी में हाल में? ऐसी बात है कि अब देश के चुनाव हुए, प्रधानमंत्री देश ने चुनकर दिए। सवाल का जवाब दीजिए ना, जलेबी में बनाइए। मैं आपका सवाल क्या है कि हमारी पार्टी से कोई बन सकता है? नहीं, आपकी पार्टी से गैर वंशज कोई बन सकता है क्या पीएम? क्यों नहीं बन सकता? कौन? कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे चल के क्या होगा क्या कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप उस बात को नकारा कैसे जा सकता है? मेरे लिए अहम है इसलिए क्योंकि देश के जो युवा हैं, जो राजनीतिक फैमिली से नहीं आते, जब सोनिया वो जी चाहते हैं कि सिस्टम को ओपन किया जाए। जब सोनिया जी को बनना था तब वो नहीं बनी, मनमोहन सिंह जी को बनाया, तब वो तो कहीं किसी वंश इंचार्ज तो वही थी ना, बैक सीट ड्राइविंग तो वही कर रही थी। ऐसा तो सिर्फ आपने उसको गाड़ी पे बैठा दिया ड्राइवर की कुर्सी। ये तो राजनीतिक बातें, गाड़ी लेफ्ट जाएगी कि राइट जाएगी, ये तो सोनिया गांधी बता रही थी पीछे। ये तो राजनीतिक बातें हुई ना। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो वो तो किसी वंश से नहीं थे, वो तो एक इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट, फाइनेंशियल टेक्नोक्रेट। तो इस तरीके से मनमोहन सिंह जी को बनाया है, तो सोनिया जी ने ही बनाया है। तो इस पर इन बातों पर चर्चा करना
मेरे ख्याल से जब सोनिया जी ने ये निर्णय लिया, मनमोहन सिंह जी को 10 साल इस देश का पंतप्रधान रखा, और इससे और क्या इस पार्टी से और उम्मीद की जा सकती है। आदित्य, अगर आप राजनीति में नहीं आते तो क्या करें? मैं फोटोग्राफर हूँ, पोएट हूँ, लॉ के पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं राजनीति में नहीं आता, क्योंकि ये मेरा एक पैशन रहा है। रात को घूम के मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ पार्टी नहीं करता, मैं पार्टी तो करता ही नहीं हूँ, पॉलिटिकल पार्टी में घूमता, लेकिन मैं देखते रहता हूँ कि शहर में क्या चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। तो मेरा एक पैशन बन गया है एक पॉलिटिक्स, क्योंकि मुझे लगता है ये जरिया है लोगों की मदद करना, तो वो मैं करते रहता हूँ। पूनम, अगर आप राजनीति में नहीं आती क्या करें? आपकी फ्लाइट में बैठी रहती और कहती अभी आप 2:40 में आपका कैप्टन बात कर रहे हैं और 2:40 में हम मुंबई में पहुंचने वाले हैं। मुंबई का वेदर बहुत अच्छा है, घने बादल हैं लेकिन अच्छी बरसात होगी। तो मैं पायलट थी, मैं वही काम करती, लेकिन जिस प्रकार से एस्पिरेशन लेके हम आगे बढ़ते हैं, मैं झूठ नहीं कहूँगी, ठीक है पैशन है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, संघ परिवार हो, घर में सब एक परिवार के रूप से हम काम करते हैं, लेकिन एक जरिया मिला है, उस जरिया के रूप से हम कोशिश करें कि हम कुछ परफॉर्म कर पाएँ, और उस रूप से परफॉर्म करेंगे तो लोग ज़रूर प्यार देंगे। बट ज़रूर मैं पायलट रहती या अच्छी माता बनती, बच्चों को संभालती, ये बात ज़रूरी है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा काम होता है, उसके बाद ही हमें आप क्या करें? मैं तो केमिकल इंजीनियर हूं, तो इंजीनियरिंग से जुड़ा कुछ काम करता। तो केमिकल इंजीनियर बनना आसान है कि नेता बनना आसान है? दोनों मुश्किल हैं। केमिकल इंजीनियर भी बनना मुश्किल है, नेता भी बनना मुश्किल है। कड़ी मेहनत लगती है इन दोनों काम करने के लिए, और कड़ी मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता। तो आपने अपने पिता से क्या देखा, क्या समझा? दो चीजें, एक जो आपको लगा कि ये हमें करनी चाहिए, दूसरी जो आपको देख के लगा यार ये तो मुझे कभी नहीं करना चाहिए। मेरे पिता से मैंने सिर्फ यही सीखा कि जितना हो सके लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करते वक्त ये अपना है पराया है ये ना देखो, और सीधे हाथ से उसको हमेशा मदद करते रहो। कोई अगर आपके पास आए तो उसे ना कभी ना कहना, ये मैंने मेरे पिता से सीखा है। आदित्य, आपने? दो चीज़ें, एक तो आज जो उन्होंने सुबह कही कि जो आप बोलते हो वो कर दिखाओ, अगर कुछ कर नहीं पाओगे तो कुछ बोलो मत, और दूसरी चीज़ जो भी बोलोगे और करने की है वो काफ़ी सोच समझ के बोलो। सामने जो कोई खड़ा होगा आपको कितना भी इंस्टिगेट करे, कीप काम एंड कैरी ऑन एंड डू योर वर्क, फोकस ऑन योर ओन वर्क। को अपने अंकल राज ठाकरे में खतरा नजर आता है? देखो, मैं अपने पार्टी पे फोकस करता हूँ, मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, मुझे कोई असाइनमेंट नहीं दिया कि इससे टक्कर करो या उससे टक्कर करो। जब क्रिकेट होता है तो टीम अकेले थोड़ी खेलती है, अपने कंपटीशन से खेलती है ना। फिर सामने जो बॉलर आएगा देखा जाएगा। तो जब राज अभी तो स्पिन बॉलिंग चल रही है तो उसे खेलते हैं। नहीं, लेकिन जब राज ठाकरे बॉलिंग करते हैं तो आदित्य ठाकरे क्या सोचता है? देखो, कोई भी सामने बॉलर हो, अगर आप बैट्समैन हो तो सिक्सर मारना यही सोच के आगे जाना है, कोई भी बॉलर हो। फिर आप ये नहीं देख रहे हो कि ये बॉलर फास्ट बॉलर है, स्पिन बॉलर है, फुल टॉस डालने वाला है, बाउंसर डालने वाला है। आपको अच्छा खेलना है, जैसी गेंद हो वैसे खेलना है। आपको लग रहा है कि हाल के दिनों में शायद आपके पिताजी से ज्यादा छक्के चौके राज ने मारे? मुझे लगता है जो शिवसेना का काम है वो दिख रहा है जनता में। 18 सीट है, अच्छी खासी सीट है, वोट्स की भी संख्या अच्छी है और काम दिख रहा है सबको। तो जैसे मैंने कहा, मेरा काम मेरे पार्टी पे फोकस करना है, यूथ विंग पे फोकस करना है, काम करते रहो, यही मेरा मोटो है। चलिए कुछ सवाल लेते हैं हम। ये महिला पूछ, चलिए आप भी बताइए, आपके पिताजी से आपने क्या एक ऐसी चीज, अच्छा आपके पिताजी विवादों में भी खूब रहते थे, तो कौन सा आप जिस विवाद में वो फंसे हुए थे, उस विवाद में उन्हें फंसा देख के आपको लगा कि ये जो उन्होंने किया ये मुझे नहीं करना है? देखिए, मेरे पिताजी जब राजनीति में थे तभी मैं पूरी तरह राजनीति में नहीं थी, और मुझे लगता है आप भी तभी मैं कवर क्या करता था, कवर करते थे, मैं टेलीकॉम मंत्री थे, मैं उनको कवर बिल्कुल मैं खबरें दिया करते थे, हमारे तो फेवरेट मंत्री थे वो जी। खबरें देते थे कि आप मंत्री बनेंगे तो आप भी हमें खबर देंगे, जितनी खबरें वो देते थे उतनी कोई नहीं देता था। लेट्स नॉट डाइवर्ट द टॉपिक टू सम अदर प्रोस्पेक्ट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनसे सीखने लायक बहुत चीज़ है। मैं जब वो खुद पत्रकार थे, जर्नलिज्म से उन्होंने शुरुआत की थी, मुझे लगता है यहाँ पे बैठे हुए जो लोग उनको जानते थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें सीखी है, और मैं हर वक्त ने क्या सीखा? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने बोला कि किस विवाद में वो फंसे हुए थे, उस विवाद को देख के आपको लगा ये मुझे नहीं करना कभी।
वो विवाद खुद तो फंसे नहीं रहते, कभी कभी बहुत सारी अटकलें प्रेस भी बनाती रहती, आप भी जानते हैं। जब सच्चाई पे आते तो लोग उस हिसाब से लड़ते भी मुझे हैं। लगता है इन्होंने फैमिली रिलेशंस हर एक से वैसे ही मेंटेन किए, वो ही सबसे बड़ी बात है। वो काफी एक मुझे लगता है, देखिए। क्योंकि मैंने उनको काफी करीब से क्या देखा। अलायंस है बताइए? सवाल एक से जवाब दूसरे से। कोई वाह, शक? ये होती है एकदम ताल पे ताल मिला रहे हैं। मैंने पहले ही कहा ये पारिवारिक अलायंस है, बाकी वैचारिक रूप से हम जरूर लड़ते हैं और हमने साथ में, ये मेरे वोटर भी है, तो चुनाव में और उन्होंने ये मुझे मेरे मदद वोटर भी है। की है। वर्ली में इन्होंने हमारे सीट पे वोट दिया, हमने इनकी सीट पे वोट दिया। होपफुली एक दूसरे को ही दिया। क्रॉस सीलिंग की क्रॉस करना था, सीलिंग की तो क्रॉस करना था। नहीं, मैं इनके साथ भी गई थी अंदर, उतनी अंदर नहीं कि जैसे कोई और नेता जाके देख रहे थे, झांक रहे थे कि कहाँ पे बटन दबाया गया। जानती लेकिन- लेकिन बोल रहे हैं कि अनजान बनेंगे, अनजान बन रहे हैं। मैंने मेरे मैंने- पिताजी से, मैं माफ़ करिए, क्योंकि हम सब पिताजी एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मैं राजनीति में वो जाने के बाद आई और मैंने बहुत कठिन समय देखा उनके जाने के बाद। लेकिन एक बात सच उनके बारे में हर कोई जानता है कि बहुत कठोर थे, जो कहते थे वो करते थे और हर वक्त हर कोई उस हिसाब से सीखा था। और विवादों से डरना ये उन्होंने कभी सीखा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो दिल से किया। और मुझे लगता है निडर रह के, जो दिल में सच्चाई है उस रूप से जब आप काम करोगे तो बिल्कुल जनता आपको प्यार देगी। और उनकी बेटी के रूप से भी आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो यही सीख बहुत ज़रूरी थी कि जो हो सच्चे दिल से करो।